कैंपस हलचल में आपका स्वागत है। और कैंपस हलचल में इस बार हम बात करेंगे, सत्र शुरू हो गया है, क्लासें लगना शुरू हो गई हैं, स्टूडेंट क्लासों में पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे स्कूल की, जहां पर बच्चे अब क्लास में पहुंच गए हैं, टीचर क्लासें यहां पर ले रहे हैं। और खासतौर से ये कहा जाए कि जो सत्र है इस वर्ष का, उस सत्र के अंदर अब नए सिरे से स्टूडेंट जो है अपनी क्लास यहाँ पर ले रहे हैं। अक्सर प्रदेश भर के अगर 63,000 स्कूलों की बात की जाए, सभी स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड लागू है। ड्रेस कोड के साथ में स्टूडेंट्स को पुस्तक और जो किताबें हैं वो भी यहाँ पर दे दी गई हैं। लेकिन इन स्टूडेंट्स के सामने काफ़ी कुछ चैलेंज है जो हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन के साथ में उनको टीचर्स सभी मिलें, हर सब्जेक्ट का टीचर हर स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हो, और जितने संख्या बल स्टूडेंट का है उतना ही संख्या बल उसके आधार पर संभव हो तो 20 से 30 स्टूडेंट्स के ऊपर अगर एक टीचर हो तो कहीं ना कहीं क्वालिटी जो टीचिंग है उसका फायदा स्टूडेंट को मिलेगा। लेकिन राजस्थान प्रदेश की तस्वीर शायद कुछ इससे अलग है, और अलग तस्वीर यही बयां करती है कि फिलहाल शिक्षकों की भर्ती की जरूरत है। शारीरिक शिक्षक हो, कंप्यूटर शिक्षक हो, यहाँ तक कि अगर भवन और इमारतों की बात की जाए तो यहाँ पर भी जरूरत है सरकार की निगाहों की, कि सरकार निगाहें रखें कि जिन स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, भवन नहीं है, उनको जल्द ही सही भवन दिया जाए। रंग रोगन की बात की जाए या फिर बात करें लैब की, प्रयोगशालाओं की, तो उनको भी सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है, ये भी सरकार की निगाहों में होना चाहिए। खासतौर से कई स्कूलों में गार्डनिंग वगैरह है, अच्छे पौधे लगे हैं। ये पहल जरूर स्थानीय प्रशासन की वहाँ पर है, शिक्षक अपनी पहल से ये गार्डनिंग करते हैं। लेकिन अक्सर इस स्कूल, जो पौधार स्कूल जयपुर की है, बड़ी स्कूल है, काफ़ी नामी स्कूल है, यहाँ पर पहले गार्डनर की व्यवस्था भी थी, चौकीदार की भी इंतजामात यहाँ पर थे, उन सब को फिलहाल हटा दिया गया है। लेकिन ऐसे में ये स्कूल जरूर ग्रीनरी कही जा सकती है, अच्छी हरियाली यहाँ पर है। लेकिन अदर जो स्कूल हैं वहाँ पर काफ़ी कुछ कमी कही जा सकती है। यहाँ तक कि इमारतें नहीं हैं, हरियाली तो दूर की बात कही जा सकती है, और ये तक देखने में आया कि काफ़ी कुछ संसाधनों की कमी है। ये जयपुर की स्कूल की हम तस्वीर यहाँ पर हमने आपको दिखाई है, और जयपुर के स्कूल ही अक्सर ये देखने में आता है कि राजधानी जयपुर में भी कई स्कूल ऐसी हैं जहाँ पर पर्याप्त संसाधन फिलहाल नहीं है। उन संसाधनों को कैसे पूरा किया जा सकता है, उन संसाधनों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, इसकी ओर विभाग की नजरें जल्द इनायत हों, इसकी यहाँ पर जरूरत है। चलिए, फिलहाल जयपुर की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। सरकार बदलने के साथ में दावे ये होते हैं कि उनकी सरकार अब काफी कुछ पहल करने जा रही है और स्कूलों को आदर्श कर देगी, उत्कृष्ट कर देगी, और चमन स्कूलों में हो जाएगा। लेकिन अक्सर ये देखने में भी आता है जब सरकार बदल जाती है तो पिछली जो सरकार थी उसको कोसते हुए 5 साल उसके बीत जाते हैं। चलिए, शिक्षक संगठनों से हम बात करेंगे, हमारे साथ में शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, और बात ये भी करेंगे कि आखिरकार ये जो समस्याएं हैं आज की नहीं है, पिछले कई वर्षों से समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं और ये दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। कमला जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या वजह है कि आज भी स्कूलों में इतनी समस्याएं हैं? सरकार के पास बजट बहुत है, अच्छा बजट आता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज देखा जाता है कि स्कूल के अंदर ना तो भवन है कहीं पर, और अगर कहीं भवन है तो वहाँ टीचर नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है ये। पिछले दिनों से नामांकन वृद्धि खूब हुई है, टीचर्स ने खूब प्रयास किए हैं, लेकिन छोटे छोटे भवन हैं जिसमें 12 बच्चे आते हैं, 15 बच्चे आते हैं, और नामांकन हो गया 50 का। अब उनके पास संसाधन है नहीं, और रही कई कसर पूर्ति कर देती है बिजली। कई स्कूलें हमारी ऐसी हैं जहां बिजली आपूर्ति है ही नहीं, स्कूल का सारा काम कंप्यूटर से होता है, कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, अच्छे व्याख्याता जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ्स के अच्छे जो लोग हैं वो उनको संस्था प्रधान कंप्यूटर पे बिजी कर देता है। इधर हमें हार्ड कॉपी में भी सूचनाएं देनी पड़ती हैं। एक तरफ तो हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, एक तरफ हार्ड कॉपी की बात कर रहे हैं। श्रम उतना का उतना ही बेकार होता जा रहा है। और इसके अलावा एक बड़ी समस्या और है, शौचालय जैसी व्यवस्थाएं ज्यादातर स्कूलों में नहीं है, कहीं हैं तो वहां स्वीपर की पोस्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि अध्यापक पे, विशेष तौर से संस्था प्रधानों पे, वो चाहे पीओ हो, संस्था प्रधान हो, काम का भार बहुत अधिक हो गया है, संसाधन है नहीं, इससे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रभावित हो रही है।
तो फिर क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिल पाएगी? स्टूडेंट अगर रूम में पंखा नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, तो ऐसे में उसको प्रॉब्लम आएगी। टीचर भी वहां पर सही तरीके से पढ़ा नहीं पाएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन की जो डिमांड है और ये दावे किए जा रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, वो कैसे संभव? उसके लिए संभव ये है कि बिल्डिंग अच्छी उपलब्ध करवाई जाए, बिजली उपलब्ध करवाई जाए सभी स्कूलों में जहां तक पॉसिबल हो, और कंप्यूटर शिक्षक विशेष तौर से उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आजकल कंप्यूटर अनिवार्य कर रखा है और आने वाले टाइम में भी कंप्यूटर शिक्षा होनी ही चाहिए। इसके लिए कंप्यूटर शिक्षक तो हमें देना ही चाहिए, और बिजली विशेष तौर से स्कूलों में बिजली और बिल्डिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली और बिल्डिंग तो होनी चाहिए, लेकिन अक्सर राजस्थान में अगर अभी भी देखा जाए तो कई स्कूलें ऐसी हैं, सैकड़ों की तादाद में, जिनके पास खुद का भवन नहीं है। शशि जी, भवन नहीं है, भवन है तो जर्जर अवस्था में है। टीचर के ऊपर जिम्मेदारी इतनी है कि स्कूल ही नहीं, उसके पास में बीएलओ बना दिया जाता है, दूसरे अदर जो एक्टिविटीज हैं वो दे दी जाती हैं। तो ऐसे कैसे संभव है कि स्टूडेंट पर ज्यादा टीचर फोकस कर पाएगा? जी बिल्कुल सही है। गैर शैक्षणिक कार्यों की बात आपने की है। मैं आपको करीब 15 इस कैटेगरी के काम गिनवा सकता हूं जो टीचर को नहीं करवा के भी सरकार उनको पूरा करवा सकती थी, मगर शिक्षक की गरिमा को परे रखते हुए इस महत्वपूर्ण और बहुत पावन कार्य को छोड़ करके शिक्षक जब गैर शैक्षणिक ऐसे ऐसे कार्यों में संलग्न रहता है तो बड़ा ताज्जुब होता है। एक तरफ सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें करती है, देश में अव्वल लाने की बातें करती है, और दूसरी तरफ शिक्षक के लिए इतने सारे कारोबार खोल के रखे हुए हैं। आज जनगणना का काम ले लीजिए, श्रमिक गणना का काम ले लीजिए, बाल श्रमिक गणना का काम ले लीजिए, आप बीएलओ का काम ले लीजिए, आप एमटीज का काम ले लीजिए, चुनावों का काम ले लीजिए। बहुत सारे अन्य ऐसे कार्य हैं जिनके लिए टीचर्स को बार बार लगाया जाता है। टीचर अपने विषय का काम छोड़ करके उन कामों में संलिप्त रहता है, और ताज्जुब की बात देखिए कि जब परिणाम कम रहता है, एक मानदंड ऐसा बनाया हुआ है 75% से कम रहेगा, उसको सीधा पनिशमेंट दिया जाता है। तो सरकारों को कम से कम सोचना होगा, शिक्षक का कार्य शिक्षण करना है, बच्चों को पढ़ाना है, न कि घर घर जाकर के और डेटा कलेक्शन का काम बहुत छोटा सा। आप इसमें देखिए सरकार की कितनी बचत हो सकती है। 1 लाख रुपए नौकरी जो आदमी महीने की पा रहा है वेतन, वो आदमी घर पे डेटा कलेक्शन का काम कर रहा है, और सरकार यदि चाहे तो किसी बच्चे को, बेरोजगार को 5,000 रुपया एक्स्ट्रा दे करके और वो डेटा कलेक्शन का काम करवा सकती है। लेकिन सरकारें इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। दूसरा, जहां तक आपने संसाधनों की बात की है, आज भी राजस्थान इस परिप्रेक्ष्य में बहुत पिछड़ा राज्य है। लगभग 7,000 से भी ऊपर स्कूल हैं जहां विद्युत की आपूर्ति नहीं है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल स्टेट की, डिजिटल स्कूल्स की बातें करते हैं, और जहां विद्युत नहीं हो, जहां पे नेट नहीं हो, जहां पे मोबाइल से लोग अपना काम चला करके और डेटा फीडिंग या शाला दर्पण जैसे जो महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ हैं उनको फिलअप करते हैं, उस कार्य के लिए सबसे पहले ये संसाधन आवश्यक है। कंप्यूटर डिजिटल इंडिया की बात की आपने, स्कूलों में तो क्लासरूम तक नहीं है, बिजली पानी जैसी सुविधाएं आज सबसे पहली प्राथमिकता में आती है। ऐसे में क्या लगता है, सरकार फोकस में है या नहीं है स्कूल? देखिए, सरकार जितनी कोशिश कर रही है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। सरकारों को चाहिए कि एक ही बार में जैसे कैंप लगाकर लंबित समस्याओं का निस्तारण एक आम बात होती है, तो इस तरह से समग्र राजस्थान का मैप सामने रखें और 1 साल कम से कम यही कार्य करें कि हम किसी भी ऐसे विद्यालय को नहीं छोड़ेंगे जो संसाधन विहीन हो, शौचालय नहीं हो, पेयजल नहीं हो, जहां पे बाउंड्री नहीं हो, जहां पे बिल्डिंग नहीं हो, जहां बैठने की सुविधा नहीं हो, जहां विद्युत नहीं हो। ये वो चीजें हैं जो बच्चे को प्राइमरी स्टेज पर चाहिए ही चाहिए। टीचर कोई मैजिशियन नहीं होता कि वो अपने हाथ से हवा भी चला देगा, बारिश को भी बंद कर देगा, धूप से भी निजात दिला देगा और पढ़ा भी देगा। तो सरकारों को चाहिए समग्र रूप से पूरे स्टेट का नक्शा सामने रखें और उसके बाद एक प्रोजेक्ट के रूप में कि यह संसाधन को आपूर्ति करने का वर्ष बना करके और उसको आपूर्ति दी जाए। और इनके बिना शिक्षक को चाहे कितना भी आप प्रताड़ित कर लें, भले ही से कितना भी आप वो पढ़ा ले बच्चों को, लेकिन एक जो बिल्कुल बेस होती हैं सुविधाएं वो आपको मुहैया करानी ही करानी पड़ेगी। लेकिन शिक्षक ने तो अपना पूरा दिया है। इस बार हमने देखा है नामांकन में, पिछले वर्ष भी देखा था कि काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। नामांकन बढ़ोतरी हुई है, संसाधन कम है। अगर संसाधन ज्यादा दे दिए जाएं तो क्या लगता है आपको, क्या प्राइवेट स्कूलों में जो जितना नामांकन बढ़ रहा है या जो अभिभावकों का रुख है वो सरकारी स्कूलों की तरफ एक बार फिर से मुड़ेगा?
बिल्कुल, अगर प्राइवेट स्कूलों जैसे संसाधन अगर सरकारी स्कूलों में अगर उपलब्ध हो जाए, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो प्राइवेट स्कूल तो सरकारी स्कूल के सामने कहीं अड़ी नहीं सकती, क्योंकि हमारा टीचर जो सरकारी स्कूलों में है वो वेल क्वालिफाइड है, परंतु एक तो संसाधन नहीं है, जैसा कि अभी बताया गया है, भवन नहीं है, पानी नहीं है और शौचालय वगैरह नहीं है। दूसरा, हमारे सरकारी टीचर को अनावश्यक जो कार्य होते हैं, जो गैर पढ़ाई से संबंधित कार्य होते हैं, उनमें वो व्यस्त रहता है। मिडिल स्कूलों में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि वहां के टीचर पूरे स्कूल टाइम में वो डाक का ही काम नहीं संभाल पाता, और आज साला दर्पण बंद हो रहा है, पोर्टल बंद हो रहा है, इसको ये करना है, साधन उपलब्ध नहीं है। मैं तो कह रहा हूं वो मानसिक रूप से तनाव में रहता है, स्कूल के अलावा घर पर भी वो तनाव में रहता है। अगर हमारे टीचर को तनाव मुक्त कर दिया जाए तो मैं ये समझता हूं कि सरकारी स्कूल तो प्राइवेट स्कूलों से कई गुना आगे हैं। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि ये जो गैर काम कराए जाते हैं वो टीचरों से नहीं कराए जाए। बजट की अगर बात की जाए, स्कूलों में कई तरह के बजट आते हैं, स्टेशनरी का हो या फिर लैब के अंदर बजट जो दिया जाता है, क्या पर्याप्त बजट ऐसा होता है कि जो लैब स्टैंडर्ड बनी रहे और स्टूडेंट्स को उनका लाभ भी प्रॉपर मिलता रहे? नहीं, बजट उतना नहीं रह पाता है जितना सरकार चाहती है। बजट बहुत कम रहता है, काम होता है ज्यादा, तो उतने संसाधन हम लेबोरेटरी में जुटा नहीं पाते। इसलिए ये बजट को भी बढ़ाया जाए, और मैं तो ये कहता हूं हमारे टीचर को फ्री किया जाए अनावश्यक कार्यों से, तो पढ़ाई का माहौल अच्छा हो सकता है और छात्र संख्या भी और बढ़ सकती है, और इसमें परिणाम भी हम बहुत अच्छे दे सकते हैं। स्टूडेंट्स को शोध कार्यों से जोड़ने के लिए, क्योंकि अगर आज साइंस से जुड़ेगा तो आगे उच्च शिक्षा में जाकर शोध कार्यों से जुड़ेगा, तो इसमें क्या जरूरत क्या है आपको, अगर अपडेट लैब यहाँ पर अगर स्थापित करनी चाहिए तो? बच्चे में हम क्रिएटिविटी डेवलप करें तो आगे वो शोध कार्यों में जा सकता है, पर हमें सिलेबस जो उसका कराते हैं वही अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण बड़े खींच खांच के उनका सिलेबस पूरा कराते हैं। प्रैक्टिकल वर्क भी हम जितना ढंग से कराना चाहते हैं उतना हम करा नहीं पाते, ये व्यस्तताओं की वजह से। अगर संसाधन लेबोरेटरी में उपलब्ध हो और हमारे टीचर को केवल पढ़ाई का काम किया जाए तो शोध कार्य में बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। ब्रजेश जी भी हमारे साथ में। ब्रजेश जी, क्या लगता है कितना व्यवहारिक है कम संसाधनों में स्टूडेंट को टैलेंट करना? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल कम संसाधन होते हुए भी हमारे जो सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं वो अपने पूरे तन मन से बच्चों को अपने पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। यदि यही संसाधनों में तब्दील हो जाए तो मैं कहता हूं कि सोने में जैसे 4 चांद लग जाए शिक्षा को। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसे संसाधन अगर उपलब्ध हो जाए सरकारी स्कूलों में तो ये बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। संसाधनों में भी क्या प्राथमिकता में क्या रखेंगे? बिल्डिंग अच्छी हो, फर्नीचर ठीक हो, या क्या आपकी डिमांड क्या हो रही? प्राथमिकता सबसे पहले तो बिजली, फिर भवन, फिर आपके शौचालय, अन्य उसमें रखरखाव की सामग्री, फिर शिक्षा से संबंधित सामग्री, जो पाठ्यक्रम से संबंधित बच्चों को पढ़ाने के वक्त जो सामग्री काम ली जाती है। तो सारे संसाधन अगर इसमें से प्राथमिकता से दे दिए जाएं तो सरकारी स्कूल के बच्चे 100%। अब पिछली बार आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट ने आपने दिखा दिया, सरकारी स्कूलों के बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा है, प्राइवेट का कम रहा है। तो ये निश्चित रूप से बच्चे बहुत टैलेंटेड हमारे यहाँ हैं और बड़े अच्छे शिक्षक हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। कमला जी, ये क्या लगता है आपको, ये जो संसाधन अगर होंगे रिजल्ट इससे और बेहतर होगा? नामांकन में क्या फर्क इससे ज्यादा पड़ेगा? निश्चित रूप से संसाधन अच्छे होंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, और हमारे शिक्षक यदि संसाधन अच्छे होंगे तो कूल माहौल में अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देकर जो भी प्रतिभाएं हमारे पास आती हैं उनको तराशने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल हम शशि जी से ले लेते हैं। आप संगठन भी चलाते हैं और संगठन चलाने के नाते जिम्मेदारी ये भी बढ़ जाती है कि सरकार को आगाह आप करें, हालांकि आप आगाह करते भी रहते हैं कि क्या जरूरत स्कूलों की है, स्कूलों में क्या और दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या नए सिरे से ऐसा कोई प्लान आप लोग बनाएंगे जिससे सरकार को बताएं कि कम बजट में आप इतनी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं? जी, निश्चित रूप से आगामी जो 20 तारीख 21 तारीख है उसमें जिले के समस्त राज्य में जिले में जितने भी में शाखाएं हैं वो अपना सम्मेलन आयोजित करेंगी। उसमें इसी तरह के प्रस्ताव शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक के समग्र विकास के लिए सरकारों को क्या करना है, शिक्षक को किस तरह प्रतिबद्धता अपनी और मजबूत करनी है और शिक्षार्थी को बेहतर से बेहतर हम क्या दे सकते हैं, इन सारे प्रस्तावों को समेकित करके राज्य सरकार को हम भिजवाने वाले हैं। मैं यहां पर छोटा सा एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। स्टाफिंग के लिए जब 2015 में पहली बार स्टाफिंग का पैटर्न लाया गया, देखिए पहली बात तो स्टाफिंग जो है वो शिक्षा विभाग में लागू होने वाली चीज ही नहीं है।
आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे यदि 60 हैं तो एक अध्यापक उन पर पूरा है, या बच्चे यदि 95 हैं तो 2 अध्यापक काम चला लेंगे। सीधा सा एक फार्मूला है, जितनी कक्षाएं विद्यालय में है मिनिमम उतने शिक्षक कम से कम हर स्कूल में होने चाहिए। यह कंपल्सन होना चाहिए। 8 क्लासों में 3 कक्षाएं एक कमरे में, 3 कक्षाएं एक कमरे में बिठा करके आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें, ये बिल्कुल संभव नहीं। तो सरकार को निश्चित रूप से संसाधनों में वृद्धि करनी होगी। आज कार्यभार कार्मिकों का यदि देखा जाए तो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। उस कार्यभार के नीचे शिक्षक दबा जा रहा है। जीवित फाइल के साथ काम करने वाला एकमात्र जो कार्मिक होता है वो शिक्षक होता है, और जीवित फाइल किसी भी कार्यालय में आपको नहीं मिलेगी। यहां पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बिल्कुल उसी टाइम स्पॉट पे प्रॉब्लम आती हैं। इसलिए उनका निदान करते हुए, अन्य कार्यों को निपटाते हुए शिक्षक आज जो कर रहा है अपनी क्षमताओं से भी मैं ये कहूंगा कि वो दुगना काम कर रहा है। सरकारों को चाहिए कि वो संसाधन उपलब्ध कराएं, और जो भी मूलभूत सुविधाएं विद्यालयों में नहीं है या कार्मिकों की कमी है उसको पूरा करें। बहुत अच्छा स्कूल का वातावरण भी होगा और शिक्षा के क्षेत्र में हम नंबर 1 पर जा पाएंगे। बिल्कुल, ये आवाज थी शिक्षकों की जो कि स्कूल चलाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जरूरत क्या है स्टूडेंट की, और सरकार के सामने भी अब नए सिरे से जाएंगे कि अब स्कूलों में क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो हैं राजस्थान की वो शायद ज्यादा सुखद नहीं है। तो ऐसे में ये जो शिक्षकों की आवाज है, देखना होगा कि आखिरकार सरकार इस आवाज को कब तक सुनेगी और इसके ऊपर कब तक नई रिपोर्ट यहां पर तैयार करेगी। फिलहाल ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है कैंपस हलचल में, और हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से। डोटासरा जी, सरकारी स्कूलों में अब संसाधनों की जरूरत ज्यादा है। आपकी नई सरकार आई है, शिक्षा मंत्री आप बने, कैसे डेवलप करेंगे इनको? इसी की बैठक ले रहे हैं हम। जो समसा के माध्यम से जो भी कंपोनेंट, जो भी बजट हम लोगों को मिला है या पिछले साल मिला था, उसकी क्या प्रोग्रेस रही, आगे क्या गाइडलाइन, क्या प्लानिंग बना रहे हैं, किस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इन्हीं सब के चर्चा के ऊपर विस्तार से चर्चा के लिए हमने बैठक बुलाई है। और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। ज्ञान संपर्क पोर्टल के ऊपर है, आदर्श विद्यालयों के बारे में है, उत्कृष्ट विद्यालयों के बारे में है, जो हम लोग आज तक नहीं करा पाए थे। अब की बार हमने हमारा विजन केंद्र सरकार में पेश किया मानव संसाधन मंत्रालय में कि हम सरकारी स्कूलों में भी एनुअल फंक्शन कराना चाहते हैं प्राइवेट की तरह। तो 10-10 हज़ार रुपये हम लोगों को मिला है। हम वहाँ पर भी यूथ क्लब बनाना चाहते हैं, खेल के लिए क्लब बनाना चाहते हैं, तो वो भी पैसा हम लोगों को इसमें मिला है। तो उसकी क्या गाइडलाइन बननी चाहिए, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो कैसे दूर हो। अभी कुछ दिन पहले हमारे ध्यान में आया कि 24,000 विद्यालय जो है हमारे प्रदेश में जो कचरे से हटे पड़े हैं, ताला लगा हुआ, उसमें किसी काम में वो नहीं आ रहे हैं। तो हमने फाइनेंस को लिख के भेजा था कि इसमें हमें जो आपके नॉर्म्स नियम बने हुए हैं उसमें थोड़ा स्ट्रिक्शन दीजिए कि AAO रैंक का कोई अधिकारी विभाग में होता नहीं है, इसलिए ये चीज़ हो नहीं पाती है, कचरे का निष्पादन डिस्पोजल हो नहीं पाता है। तो कल ही हमारे निवेदन के ऊपर फाइनेंस ने स्थगन दिया है 31 मार्च तक के लिए, और उसमें ये भी कहा है कि जूनियर अकाउंटेंट भी अगर आपका होगा तो वो उसके लिए 5-10 लाख रुपए तक के लिए होगा। तो 24,000 कमरे अगर हम खाली करा लेंगे और हमारे बच्चे पढ़ने के लिए काम में आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होगी। जो विद्यालय जो बिजली नहीं है, जहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए हम किस प्रकार से लेकर के प्रोजेक्ट लेकर आए। जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो कंपोनेंट हैं, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग की बात है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें काम करना है, प्रशिक्षण के लिए काम करना है, ये सब चीज़ें हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपके प्रयासों से नामांकन जरूर बढ़ा, लेकिन अब नामांकन बढ़ गया तो टीचर भी ज़्यादा डिमांड करते हैं। स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको विषयवार टीचर और साथ ही सैटेलाइट एजुकेशन जैसी एजुकेशन उनको मिले। देखिए, स्मार्ट क्लासेज भी हों, प्री प्राइमरी हमारी आंगनबाड़ी की आगे से हम लोग चालू करें, तो उनके लिए खेल के लिए खिलौने भी चाहिए, उनको समझाने के लिए ईजी में जो पोस्टर वगैरह भी चाहिए, दीवार को पोत करके वहाँ पर चित्र बना करके और उनको कैसे समझाया जा सकता है, कैसे उनका वहाँ पर ठहराव सुनिश्चित हो। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस यही कर रहे हैं कि हम पिछले सालों में क्या क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, क्या बजट हम खर्च कर पाए, किस तरीके से किया। आगे हमें जो बजट मिला है केंद्र सरकार से या राजस्थान सरकार का, उस बजट का हम कैसे हमारी शिक्षा के जो सुधार करने में बढ़ा सकें, ये इन सब चीज़ों पे हम चर्चा। आखिरी सवाल, अगले 4 साल में आप सरकारी स्कूलों को कहाँ देखते हैं? भारत में नंबर 1
प्रदेश राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बने, इसका आप सबके सहयोग से, पूरी जनता के सहयोग से हम और हमारे अधिकारियों की टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण मनोयोग से कार्य करेगी। ये थे शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि बता रहे थे कि अब एजुकेशन को जो है वो डेवलप किया जाएगा। हम आपको कोटा की भी दिखाते हैं तस्वीर की, आखिरकार कोटा के अंदर क्या कुछ जरूरतें वहां पर हैं, स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है और क्या समस्याएं स्टूडेंट को झेलनी पड़ रही हैं। कहानी सन 1947 से शुरू होती है। आज का किशोरपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो 1 साल पहले ही सरकार ने इसे सेकेंडरी स्कूल होने का दर्जा दिया, जबकि यह सन 1947 में प्राइमरी स्कूल का दर्जा पा चुका था। तब से अब तक स्कूल किराए के भवन में संचालित हो रहा है। एजुकेशन सिटी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा अपनी ही जमीन और भवन की सरकार से मांग करता आ रहा है और स्टाफ के प्रयासों से हमने यहाँ टीन शेड वगैरह कर लिया है और अभी तो हमारे पास सुविधा है और आगे भी प्रयास करते रहेंगे और जमीन मिल जाए तो हम आगे बच्चों की पढ़ाई के लिए और प्रयास करेंगे। किशोरपुरा का ये राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक संचालित होता है। 247 विद्यार्थियों के स्कूल में दाखिला है। 12 शिक्षक स्कूल में प्रधानाचार्य सहित नियुक्त है। 2 शिक्षकों के पद खाली हैं। पढ़ाई अच्छी होने के कारण किशोरपुरा के लोग इस स्कूल को दूसरी जगह संचालित करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि पिछले साल स्कूल को सरकार ने साजी देहड़ा स्कूल में मर्ज कर दिया था, लेकिन बच्चों के माता पिता इस बात पर राजी नहीं हुए। स्कूल को वापस इसी जगह संचालित कराना पड़ा, जबकि स्कूल के पास खुद की जमीन और भवन नहीं है। जेठी समाज ने स्कूल के लिए 450 रुपए में 2 कमरों और एक बरामदा किराए पर दे रखा है। उसी में ये स्कूल संचालित होता है। दानदाताओं और स्कूल स्टाफ ने पैसा इकट्ठा करवाकर स्कूल में टीन शेड करवाए हैं, ताकि यहाँ बच्चे आराम से पढ़ सके। रूम होना चाहिए, पानी टपकता ना, तो 3 क्लास में पढ़ते हैं। खाना वाना मिलता नहीं मिलता है। हर महीने स्कूल प्रशासन की ओर से सरकार से चिट्ठियां लिखी जाती हैं। अभिभावक किशोरपुरा से स्कूल को बाहर नहीं जाने देना चाहते। स्कूल के भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए, लेकिन कलेक्टर से लेकर शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री और खुद सरकार स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। गत विधानसभा सत्र में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उक्त मामला विधानसभा में उठाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। 4 साल पहले जैसे तैसे स्कूल को किशोरपुरा स्थित वन विभाग की खाली पड़ी जमीन मिल गई थी। तब विधायक रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वहां स्कूल भवन के लिए शिलान्यास तक कर दिया था, लेकिन वन विभाग की आपत्ति के बाद वह प्रोजेक्ट धरा ही रह गया। रूम तो हमारे पास नहीं है, लेकिन टीन शेड वगैरह पर्याप्त करवा लिया। हाँ, स्थानीय विद्या स्टाफ के प्रयास से। कितने रूम होना चाहिए? आप सरकार से क्या दुआ करते हो? 10वीं तक का विद्यालय है तो 10 रूम तो होने चाहिए। जबकि साल 1947 में स्कूल प्राइमरी हुआ, 1980 में स्कूल मिडिल हुआ, साल 2018 में स्कूल क्रमंत होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बना। लेकिन इन 72 सालों में स्कूल को सरकार जमीन व भवन नहीं दे पाई। किराए के भवन में स्कूल संचालित होता आ रहा है। स्कूल प्रशासन के शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से मांग है कि इस स्कूल को किशोरपुरा क्षेत्र में स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध कराए, भवन निर्माण कराएं, ताकि स्कूल का खुद का भवन हो। स्कूल स्टाफ के मुताबिक 10वीं तक के स्कूल के लिए कम से कम 10 कक्ष वाला भवन हो। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इस बात की सरकार से अपील करते हैं, उनके अभिभावक भी। ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए आजादी के समय में प्राइमरी स्कूल का दर्जा पाने वाले इस स्कूल को अपना भवन मिले। सरकार इस ओर ध्यान देवे, ताकि देश प्रदेश के विकास में यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भागीदार बन सके, क्योंकि टीन शेड के बीच बच्चे पढ़ते हैं। लोहे की टीन शेड के नीचे पढ़ने वाले बच्चों को करंट का हमेशा डर सताता रहता है। कोटा से जन टीवी के लिए हरिराज सिंह की पड़ताल, जन टीवी न्यूज। कैंपस हलचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले बार हम नए विषय को लेकर फिर से आपके बीच होंगे। नमस्कार।